नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां, जिसको हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। और उसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन सी विधियां हैं, स्पेशल विधियां हैं या विशिष्ट विधियां हैं, जिसमें हमने 4 विधियां पढ़ी थी: असंगजनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। तो असंगजनन को वहाँ असंगजनन की परिभाषा हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे असंगजनन के प्रकारों के बारे में। तो परिभाषा के अनुसार असंगजनन जो है उसको हमने 2 भागों में बांटा था। यह 2 प्रकार है। पहला है बीजाणुद्भिद असंगजनन और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंगजनन। तो बीजाणुद्भिद असंगजनन जो है, चैप्टर नंबर 3 को याद कीजिए आप। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पीढ़ी एकांतरण पढ़ा था, जहां मैंने आपको बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद दोनों के बारे में बताया था। बीजाणुद्भिद का मतलब ये है कि ऐसा जनरेशन जिसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है, वो मात्र पादप के समान हो। यानी कि अगर यहां गुणसूत्रों की संख्या 14 थी तो यहां भी गुणसूत्रों की संख्या 14 ही होगी। आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। बीजाणुद्भिद का मतलब ये होता है कि जितनी संख्या जनरेशन पेरेंट्स के अंदर थी, सेम वही जनसंख्या जो है वो अपनी जो जनरेशन आएगी, जो डॉटर सेल्स आएंगी, उनके अंदर उनका नंबर सेम रहेगा। यानी कि द्विगुणित पीढ़ी थी यहाँ, तो ये यहाँ संतति भी द्विगुणित ही आएंगी। और अगर हम बात करें युग्मकोद्भिद पीढ़ी की, तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र पादप के गुणसूत्रों की आधी होगी। यानी कि यहां अगर गुणसूत्रों की संख्या 14 थी तो बनने वाली जो संततियां होंगी उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आपको 7 मिलेगी। तो ये यहाँ निरूपित करेगा युग्मकोद्भिद पीढ़ी को और यहाँ ये निरूपित करेगा बीजाणुद्भिद पीढ़ी को। तो चलिए देखते हैं भी असंगजनन के अंदर ये किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीजाणुद्भिद असंगजनन की। तो बीजाणुद्भिद असंगजनन पढ़ने से पहले हम वापस फ्लैशबैक में जाएंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ओव्यूल का, यानी कि बीजांड का। और बीजांड का स्ट्रक्चर था इस तरह से। मैंने आपको पहले ही कहा था कि चैप्टर आपस में रिलेट करेंगे, तो आप बराबर से इन सब वीडियोस को देखते जाएं। घूम फिर के वापस वही टर्मिनोलॉजी दोबारा आएगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम इनको नाम दें तो ये जो 2 आवरण थे इनको हमने अध्यावरण कहा था। ये जो अंदर वाली संरचना है इसको हमने भ्रूणकोश कहा था। यहां इस तरह से एक सेल्स का ग्रुप बनाया था, इसको हमने बीजांडकाय कहा था। और भ्रूणकोश के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर। अब ये जो संरचना है भ्रूणकोश, ये सारी की सारी संरचना अगुणित है। सारी की सारी संरचना कैसी है? अगुणित है। और बात करें हम इन संरचनाओं की, बीजांड और अध्यावरण की, तो ये जो संरचनाएं हैं ये है द्विगुणित संरचना। ये कैसी संरचना है? द्विगुणित संरचना है। इन कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मात्र पादपों के समान है। तो अगर बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई कोशिका, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई कोशिका किसी भी प्रेरण से, चाहे वो केमिकली प्रेरण है, चाहे वो टेम्परेचर से प्रेरित होकर के किसी भी प्रकार के प्रेरण से बीजांडकाय की कोई कोशिका या अध्यावरण की कोई कोशिका अगर
भ्रूण का निर्माण करती है। ये भ्रूण आगे चल करके बीज बनाएगा और बीज आगे चल करके पादप बनाएगा। तो ये कोशिकाएं द्विगुणित है, ये भी कोशिकाएं द्विगुणित है, तो साधारण सी बात है इनसे बनने वाला जो भ्रूण है वो भी द्विगुणित होगा और पादप भी आगे चल करके जो विकसित होगा वो द्विगुणित होगा। तो क्योंकि द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित संतति का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन कहा गया है। दूसरी चीज असंग जनन का मतलब यही है कि निषेचन नहीं होगा इस प्रक्रिया के अंदर। इस प्रक्रिया के अंदर निषेचन नहीं होगा, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होगा और वो बीज आगे चल करके पादपों का निर्माण करेगा। तो इस तरह से बीजाणुद्भिद असंग जनन कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन की। युग्मकोद्भिद असंग जनन की। तो बात करें हम युग्मकोद्भिद असंग जनन की, तो युग्मकोद्भिद असंग जनन में क्या होगा, वापस से हम उसी संरचना में चलते हैं। हमारे पास ये संरचना थी, इस संरचना को हमने कहा था भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से ये जैसे मान लीजिए इन कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल। यहां है ये अंड उपकरण, और अंड उपकरण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। ये है सहायक कोशिकाएं और ये है एग सेल या अंड कोशिका, और बीच में यहां है हमारे पास द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। तो बात करें इस संरचना की युग्मकोद्भिद असंग जनन की, तो युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा कि और पिछले जो स्ट्रक्चर्स थी उसमें हमने इस तरह से कुछ बनाया था, ये बीजांडकाय था और इसके ऊपर अध्यावरण थी, उनकी बात अब हम नहीं करेंगे क्योंकि उनका यूज हमने बीजाणुद्भिद असंग जनन के अंदर कर लिया है। अब होगा क्या यहाँ, अगर इनमें से कोई भी कोशिका, क्योंकि ये सारा का सारा जो भाग है ये अगुणित प्रकार का है, तो इनसे बनने वाला भ्रूण भी अगुणित ही होगा। तो कोई भी कोशिका अगर आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करती है तो वो भ्रूण आपका अगुणित होगा और अगुणित भ्रूण से अगुणित पादपों का ही निर्माण होगा। तो इस तरह के असंगजनन को हम कहेंगे युग्मकोद्भिद असंगजनन। कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर हम इस असंगजनन को दो भागों में बांट सकते हैं। तो कोशिकाओं के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए अंड कोशिका, एग सेल जो है, अंड कोशिका जो है वो प्रेरित होकर के निर्माण कर रही है भ्रूण का, प्रेरित होकर के निर्माण कर रही है भ्रूण का, और भ्रूण से आगे चल करके निर्माण हो रहा है बीज का, और बीज जो है आगे चल करके निर्माण कर रहा है पादप का। तो क्योंकि अंड कोशिका ने बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण किया है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम अनिषेक बीजता कहेंगे। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अनिषेक बीजता। और अगर मान लीजिए या तो प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं, या तो प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका, इन दोनों में से कोई भी कोशिका अगर निर्माण कर रही है भ्रूण का, और भ्रूण से आगे चल करके बीज, और बीज से आगे चल करके पादप का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहेंगे अपयुग्मन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एपोगेमी, और इसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो यदि अंड कोशिका निर्माण कर रही है भ्रूण का,
तो उसे हम कहेंगे अनिषेक बीजता या पार्थेनोजेनेसिस। और यदि सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं निर्माण कर रही हैं भ्रूण का, तो इसे हम कहेंगे अपयुग्मन। दोनों ही कंडीशन के अंदर बनने वाला भ्रूण जो होगा वो अगुणित होगा। तो ये मोटे रूप से दो प्रकार हैं असंग जनन के। असंग जनन पे बहुत सारा कार्य किया गया है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के द्वारा। भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, इन्हें भारतीय पादप भ्रूणिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने असंग जनन पे काफी कार्य किया है और असंग जनन के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया है। मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, पुनरावृत्ति असंग जनन और अनावर्ती असंग जनन। पुनरावर्ती असंग जनन और अनावर्ती असंग जनन। आगे भी इनको अगर हम डिटेल में पढ़ें, एम्ब्रियोलॉजी को, भ्रूण विज्ञान को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि पुनरावर्ती और अनावर्ती असंग जनन को भी आगे बहुत सारे भागों में बांटा गया है। लेकिन हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही संक्षिप्त रूप से इसको यहाँ बताया गया है। तो इन सबको मिला करके टोटल 4 प्रकार हम पढ़ेंगे असंग जनन के। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन, अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक अनिषेक जनन। और कायिक अनिषेक जनन। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है असंग जनन को, अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन। लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें और भी प्रकारों के बारे में पता लगेगा। तो उन्हीं प्रकारों में से कुछ मुख्य प्रकार हैं अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक अनिषेक जनन। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ 4 प्रकार को पढ़ेंगे, जिनका अध्ययन हम करेंगे आपकी अगली क्लास में। धन्यवाद।